हेलो, मैं शिव प्रसाद चौबे, हंस स्टडी सेंटर, रांची, झारखंड। आज के इस वीडियो का विषय है छठी जेपीएससी दोषी कौन, और इसका संदर्भ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया हाल का निर्णय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है छठी जेपीएससी के संदर्भ में, जिसमें नए रिजल्ट को फिर से बनाने की बात उच्च न्यायालय ने कही है। साथ ही दोषी कौन के बारे में भी माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत कुछ कहा है। तो इस वीडियो का विषय उस दोषी कौन वाले विषय से है। इसके लिए माननीय न्यायालय के निर्णय के बिंदु संख्या 87 और 88 की चर्चा में विशेष रूप से करना चाहूंगा। 87 में माननीय उच्च न्यायालय ने क्या कहा उसको आप देखिए। साफ साफ माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि जेपीएससी का व्यवहार मनमाना पूर्ण है और जेपीएससी के विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई न किया जाना अन्यायपूर्ण होगा। ये बहुत बड़ी बात है। माने जेपीएससी के व्यवहार को माननीय उच्च न्यायालय अन्यायपूर्ण मानता है और मनमानापन मानता है। तो ये मनमानापन कहाँ है, इसको ढूंढने से दोषी कौन का जवाब मिल जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय ने 88 नंबर बिंदु में जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई, अर्थात दोषी व्यक्ति को ढूंढने की बात कही गई है। जिसने भी ये किया है, ये क्राइम है, जिसने भी ये किया है उसको खोजने की बात 88 नंबर बिंदु में स्पष्ट रूप से कही गई है, जिसमें कहा गया है कि कंपिटेंट अथॉरिटी इस जिम्मेदारी का निर्धारण कराए। तो झारखंड लोक सेवा आयोग का कंपिटेंट अथॉरिटी तो महामहिम राज्यपाल होते हैं, क्योंकि झारखंड लोक सेवा आयोग संविधान के प्रावधान के अनुसार एक स्वायत्त संस्थान है, जिसे भारत की संचित निधि पर भारी व्यय से इसका खर्च वहन किया जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका से इसका कोई बहुत प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व निर्धारित संविधान ने नहीं किया है, किंतु महामहिम राज्यपाल के प्रति ये प्रत्यक्ष उत्तरदायी है। तो एक तरह से दोषी कौन की शुरुआत माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा कर दी है। अब यह हमारा दायित्व है, हमारा मतलब हम सभी लोगों का, जो लोग झारखंड के लोक सेवा आयोग को चाहते हैं कि ये क्षमतापूर्वक कार्य करे और राज्य की सिविल सेवा में यहाँ के प्रतियोगियों का भविष्य सुनिश्चित हो, क्योंकि संविधान ने झारखंड लोक सेवा आयोग के प्राथमिक कर्तव्य के रूप में सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित करने का दायित्व इसे दिया है। लेकिन ये इतना अक्षम है कि इसने परेशान कर दिया है पूरी सरकारों को। मैं आपको क्रमिक रूप से बताता हूं कैसे, और इसका जिम्मेदारी निर्धारित करने का जो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, इस पर हम सभी को ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए और ये कोशिश की जानी चाहिए कि जिम्मेदारी का निर्धारण प्रत्यक्ष रूप से हो और न केवल हो बल्कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उस पर न्यायिक कार्रवाई की जानी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय में अपने कहा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग का व्यवहार मनमानापूर्ण है, तो ये मनमानापूर्ण छठी लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कहां कहां किया गया है, इसको अगर क्रमिक रूप से देखा जाए तो ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा। इसके मनमानापन का प्रारंभ होता है जब इसने पहला विज्ञापन निकाला। उसकी प्रक्रिया ये है, जो विहित प्रक्रिया है वो ये है कि कार्मिक विभाग, अभियाचना
आयोग को भेजता है। आयोग उसके आलोक में विज्ञापन प्रकाशित करता है और परीक्षा का संचालन करता है। तो जब अधियाचना छठी जेपीएससी की आई थी, उस अधियाचना में क्या लिखा हुआ था? उस अधियाचना में लिखा हुआ था कि कुल रिक्तियों का 15 गुना प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, कुल रिक्तियों का। लेकिन जेपीएससी ने अपना मनमानापन क्या किया? जब विज्ञापन निकाला तो विज्ञापन में ये लिख दिया, कोटिवार रिक्तियों का 15 गुना। इस एक कोटिवार शब्द ने तबाही मचा दी। कैसे? पर देखिए, जब रिजल्ट इसने निकाला पहला, क्योंकि आप जानते हैं कि जेपीएससी, छठे जेपीएससी का 3 रिजल्ट निकला है प्रारंभिक परीक्षा का। तो पहला रिजल्ट जब घोषित किया तो कोटिवार दे दिया, बवाल हो गया पूरे झारखंड में। आपको याद होगा उस समय कितना हंगामा हुआ था इस राज्य में। लड़के सड़क पर थे, माने लड़के सड़क पर थे, भारी आंदोलन लड़के कर रहे थे, प्रतियोगी एकदम परेशान थे। तब तत्कालीन सरकार ने पहला कैबिनेट किया, अपना कैबिनेट मीटिंग की और एक निर्णय लिया, और जेपीएससी के उस कोटिवार का भरपाई सरकार ने अपने कैबिनेट के फैसले से की। गलती जेपीएससी की, भुगत सरकार रही है। उस कोटिवार शब्द को किसी ने डाला, किसी ने तो डाला होगा। झारखंड लोक सेवा आयोग की जो प्रशासनिक संरचना है, उसके अंतर्गत 3 ही प्राधिकारी हैं। प्राधिकारी अर्थात अथॉरिटी 3 ही है। एक चेयरमैन, दूसरा सेक्रेटरी और तीसरा कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा नियंत्रक। प्रथम जो है अध्यक्ष, सचिव, ये दोनों अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी होते हैं। और एग्जामिनेशन कंट्रोलर राज्य सेवा, सिविल सेवा के, राज्य प्रशासनिक, राज्य सिविल सेवा के वरिष्ठ सदस्य होते हैं। तो ये तीनों प्राधिकारी हैं। तो ये 3 माने ये जिम्मेदारी तय होगी। तीन जो भी रहे होंगे उस वक्त जब ये विज्ञापन निकला होगा, वो तो ऑन रिकॉर्ड होगा कि सरकारी काम तो कोई बिना लिखित होता नहीं, तो ऑन रिकॉर्ड होगा कि उस शब्द को किसने डाला। पहले तो उसकी जिम्मेदारी तय कीजिए आप, जिसके वजह से ये पूरा बवाल हुआ। जेपीएससी का पूरी इतनी समस्या इतनी जटिल हो गई है कि अब इसका निजाम अब इस सरकार के माने जिम्मेदारी हो गई है। अब ये सरकार परेशान होगी, परेशान निश्चित होगी सरकार। जो ये भी मनमानापन जेपीएससी का है। अब ये जो नया मामला है जिसके वजह से ये निर्णय आया है, उसको देखिए क्या है। जब रिजल्ट निकला मुख्य परीक्षा का, तो प्रथम प्रश्न पत्र के अंक को मेरिट लिस्ट में जोड़ दिया गया, उसके आधार पर साक्षात्कार के लिए बुला लिया गया, जबकि वो पहले के विज्ञापन के अनुसार गलत था। तब यहां पर एक सवाल उठता है कि आखिर जेपीएससी ने डिसीजन लिया कैसे? प्रथम प्रश्न पत्र को उसने कैसे शामिल किया? कोई आधार तो जरूर रहा होगा, बिना आधार का तो हो नहीं सकता कि जेपीएससी अपने मन से जोड़ दे। तो इसका आधार क्या था? इसका आधार था तत्कालीन सरकार द्वारा बनाई गई दूसरी कमेटी का ये रिपोर्ट। दूसरी कमेटी जो बनी थी उसने नया सिलेबस दिया सेकंड पेपर का, और मेरिट को तय करने के लिए एक मानदंड दे दिया। वो मानदंड क्या था? वो मानदंड ये था कि प्रथम प्रश्न पत्र के अंक को जोड़ा जाएगा। प्रथम प्रश्न पत्र के अंक को जोड़ा जाएगा मेरिट लिस्ट में। ये दूसरी कमेटी की रिपोर्ट में है। अब यहां पर जेपीएससी के प्राधिकारी जो हैं, अथॉरिटीज, उनका ये दायित्व था कि प्रथम विज्ञापन जो वो दिए थे कि प्रथम प्रश्न पत्र इसमें मेरिट में नहीं जुड़ेगा, और दूसरे रिपोर्ट में सरकार द्वारा भेजा गया कि जुड़ेगा। हो गया एक ने जेपीएससी ने, यहाँ का अधिकारी तो पढ़ते उड़ते हैं नहीं, बिल्कुल पढ़ते नहीं है, बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है। पढ़ते तो है हिंदी के शब्द तो इनको मालूम ही नहीं है।
अगर मालूम होते तो कुल रिक्तियों की जगह कोटिवार रिक्ति जैसे गलती तो नहीं करते, जिसकी वजह से पूरी परीक्षा फंसी है, जिसकी वजह से पूरी परीक्षा फंसी है। अब वर्तमान निर्णय, तो वर्तमान निर्णय जो है दूसरी कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है, लेकिन ये दूसरी कमेटी के रिपोर्ट को एक्सेप्ट किसने किया? जब देख रहे हैं आप कि प्रथम रिकमेंडेशन जो आया हुआ है उसमें प्रथम प्रश्न पत्र मेरिट में नहीं जुड़ेगा, दूसरा जो रिपोर्ट आया है उसमें बोल रहा है जुड़ेगा। तो भाई साहब, ये तो आपका कर्तव्य था, जो उस वक्त पदाधिकारी थे, जब सेकंड कमेटी की रिपोर्ट आई होगी, ऑन रिकॉर्ड होगा कौन उस समय थे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, कौन सेक्रेटरी, कौन चेयरमैन। तो सेकंड कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर रिजल्ट लेने का मनमाना निर्णय किस पदाधिकारी ने लिया? किसी ने तो लिया होगा। फाइल पर नोटिंग आप ढूंढिएगा तो मिल ही जाएगा, कोई बहुत आसान, बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत आसान काम है। तो इसके जो जिम्मेदारी निर्धारण करना, अर्थात छठी जेपीएससी का दोषी कौन के प्रश्न का निश्चित जवाब झारखंड के लोगों को मिलना चाहिए और जल्दी मिलना चाहिए, ताकि जिम्मेदारी को निर्धारित करके उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके। यहाँ पर एक बात मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने अभी जो निर्णय दिया है उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि जेपीएससी के प्रति लोगों का विश्वास समाप्त हो जाएगा और हमारे संविधान के प्रावधान के अनुसार भारत के संविधान ने लोक सेवा आयोग को एक स्वायत्त संस्था बनाया है। यह राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति कहीं से उत्तरदायी नहीं होती, इसको बहुत अधिकार दिया गया है। इसको संविधान के अनुच्छेद 315, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 इतने अनुच्छेद इस पर संविधान बनाने वालों ने खर्च किए हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने जो कहा, इसके प्रति लोगों का विश्वास समाप्त हो जाएगा और इसका अंतिम रूप से सफर, अंतिम इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आप युवाओं पर, आप जो सिविल सेवा के आकांक्षी हैं, जो सिविल सेवा में आना चाहते हैं, वे पिछले 5-6 सालों से एक परीक्षा में तंग है। जो पास हुआ वो भी परेशान, जो नहीं पास हुआ वो भी परेशान। आप सभी लोग जागरूक होकर माननीय उच्च न्यायालय के 87-88 नंबर बिंदु को पढ़िए, समझिए, लोगों को समझाइए और इसके उत्तरदायित्व का निर्धारण करने के लिए कंपिटेंट अथॉरिटी को बाध्य कीजिए। बाध्य करने का आपके पास बहुत सारा तरीका है। आपके पास सोशल मीडिया का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप ध्यान आकर्षित कीजिए उनका, और ये तमाम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, इन सबको देखिए। ये राजनीति का प्रश्न नहीं है, ये पूरी तरह लोक प्रशासन का प्रश्न है। ये प्रशासन का मामला है, ये प्रशासनिक गलतियां हैं। इसका जवाब राजनीति में ढूंढा नहीं जा सकता, क्योंकि राजनीति अलग होता है, प्रशासन अलग होता है। लोक प्रशासन एक विषय है, पूरा का पूरा विषय है, और ये लोक प्रशासन की समस्या है। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए ये समस्या है, क्योंकि निरंतर जेपीएससी निरंतर गलतियां कर रहा है। और सिर्फ कारण है नहीं पढ़ना, पढ़ते तो है ही नहीं आप। पदाधिकारीगण तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते ही नहीं हैं। अब पढ़ते हैं तो समझते नहीं है, समझते तो ऐसी गलती तो नहीं करते। यहाँ पर एक संदर्भ बस मैं एक चीज बताता हूँ आपको, बहुत मजेदार है। एक परीक्षा हुई थी सिविल सेवा की, सीमित परीक्षा थी वित्त सेवा की, फाइनेंस की। उसमें जब फॉर्म निकला था तो उसमें कहा गया था ये परीक्षा सब्जेक्टिव होगी, विषयनिष्ठ होगी, मतलब इसके प्रश्न जो होंगे लंबे लंबे होंगे। ठीक है भाई, लड़कों ने फार्म भर लिया, जो लोग अभ्यर्थी थे फार्म भर लिया उन लोगों ने, और फार्म भर के अपनी तैयारी में जुट गए। और बहुत बड़ा सिलेबस था उसका, वो वैट और जितने भी टैक्सेशन वाले कानून थे सब थे सिलेबस में।
अब लड़के लग गए और सरकारी सेवक लोग के लिए थी, वो बेचारे नौकरी भी करते थे, पढ़ते भी थे, पढ़ गए 5 साल में पूरा सब्जेक्टिव एकदम पढ़ गए किताब। 5 साल के बाद जेपीएससी को पता चला कि जेपीएससी ने लिखा, एक नोटिफिकेशन निकाला, ये परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी। 5 साल के बाद इसको समझ में आया कि यदि याचना जो आई थी वो ऑब्जेक्टिव थी, सब्जेक्टिव नहीं थी। इसका कारण पढ़ते नहीं आप। तो आप हम सभी के सामने इस झारखंड लोक सेवा आयोग के जिम्मेदारी को तय करने का एक बहुत अच्छा अवसर हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है। अतः इस अवसर का लाभ उठाइए और कोशिश कीजिए कि जेपीएससी दक्षता पूर्वक कार्य करे। दक्षता पूर्वक का मतलब है कि साल में सिविल सेवा की एक परीक्षा हो, और राज्य सिविल सेवा में बहुत सारे पद खाली हैं, पद तो बहुत सारे खाली हैं, बहुत रिक्तियां हैं, और इस पर आप सभी अपने पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई करके तैयारी करके सिविल सेवा में आइए। लेकिन जिम्मेदारी तय करने अर्थात जेपीएससी, छठी जेपीएससी, दोषी कौन, इस प्रश्न का जवाब ढूंढा जाना बहुत अधिक आवश्यक है। धन्यवाद।